हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों की दोस्त और इस चैनल की होस्ट NK। ये मेरे ऑफिशियल चैनल स्टडी टुगेदर पर मेरी पहली वीडियो है जो कि ख़ास तौर पर VU के स्टूडेंट्स के लिए है, जो किसी भी वजह से जो है लेसन्स को गो थ्रू नहीं कर पाए हैं, जो भी रीज़न रहा हो गो थ्रू ना करने का। लेकिन अब टाइम बहुत शॉर्ट है और तैयारी लेसन बहुत ज़्यादा है, तैयारी कैसे करें। और हम इन ब्लैक वीडियोस में अपने पास पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम तैयारी हो सके, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेकर इसमें से पास आउट हो सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BN के 603 जो बुक है उसकी तैयारी करेंगे, पास्ट पेपर को गो थ्रू करेंगे। हम सबसे पहले MCQs करेंगे स्टार्ट। एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला MCQs आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM इंटीग्रेट risk management into the revenue generating activities of the bank, including business development, product and relationship management, pricing and so on। मतलब कि हमारे पास रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का वो कौन सा की कंपोनेंट है वो जो कि इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करता है, जिसमें कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करता है, जिसमें कि हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट आ गया, प्रोडक्ट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट और प्राइसिंग आ गया। तो हमारे पास ये येलो लाइन में जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, ये है हमारा राइट ऑप्शन। लाइन मैनेजमेंट हमारे पास वो की कंपोनेंट होता है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट अपने MCQs पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट aggregate risk exposure, incorporate diversification effect and monitor risk concentration against established risk limit। मतलब कि हमारे पास वो कौन सा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का की कंपोनेंट है जो कि इन सबको एज अ सम हमारे पास लेके आता है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट्स एंड मॉनिटर रिस्क कंसंट्रेशंस को, ये दो काम जो करता है अगेंस्ट इस्टेब्लिश रिस्क लिमिट, जो कि हमने रिस्क लिमिट की इस्टेब्लिश की हुई है, हमें बताई गई हैं, उनके अगेंस्ट कौन सा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके लेके आता है हमारे पास, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वाई लो इनकम कंज्यूमर्स आर जनरली मोर विलिंग टू एक्सेप्ट एन अनफेमिलियर प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे पास क्यों जो लो इनकम कस्टमर हैं, जिनकी इनकम लो होती है, एवरेज होती है, जिनके आप कह लें मिडिल क्लास कस्टमर जो हमारे पास होता है, वो क्यों हर अनफेमिलियर प्रोडक्ट को अचीव करते हैं, फर्स्टली एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेल नोन ब्रांड एंड एंडोर्स्ड बाय अ ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन। उनका मानना ये होता है कि हर एक अनफेमिलियर जिसका ब्रांड के बारे में नहीं पता है, वो एक अच्छा ब्रांड है और ये ट्रस्ट वर्दी है, आप ये ट्रस्ट करने के काबिल है। अब हमारे पास आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर इंक्रीजिंगली डिमांड इनहेंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर। मतलब कि वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स हमारे पास वो पर्सन होते हैं जिनका कंपनी में किसी ना किसी तरीके से शेयर होता है, वो हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इंक्रीजिंगली डिमांड एनहेंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर, वो कौन से स्टेक होल्डर हैं हमारे बैंक में जो कि डिमांड करते हैं इनहेंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क डिस्क्लोजर जो है उनके पास हो, ताकि वो अपने कस्टमर को बेसिकली जो है अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हमारे पास रेटिंग एजेंसीज आ जाती हैं जो कि बताती हैं कि कस्टमर का जो है क्रेडिट लेने का जो रेट है वो क्या जा रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या बैड है, हार्ड है या सॉफ्ट है। बिज़नेस पार्टनर्स हो गए जो कि उसमें बिज़नेस आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए जो कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपके बिज़नेस में। ये तमाम पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए इनहेंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर बहुत ही मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट मेरे हमारे पास है रिस्क प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स इंटरैक्ट एंड लर्न अबाउट ईच अदर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। मतलब कि रिस्क प्रोफेशनल जिनका काम ही रिस्क मेजरमेंट करना होता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, वो कैसे, वो जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कर रहे होते हैं, देन वो किस स्ट्रेटजी के थ्रू ये सब काम कर रहे होते हैं। वो हमारे पास कंडक्टिंग इंडस्ट्री बेंच मार्किंग एक्सरसाइज, हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है कंडक्टिंग इंडस्ट्री बेंच मार्किंग एक्सरसाइज, ये इस स्ट्रेटजी के थ्रू वो सब इकट्ठे बैठ के जो है इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपनी अपनी रिस्क स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं।
customer who are not a natural fit with the company and who are not happy anyway are categorized as, वो कस्टमर जो कि किसी भी तरफ नहीं आ रहा होता, मतलब कि उसके लिए कुछ भी कर लें आप, उसको जितनी मर्जी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, लेकिन उसका जवाब नो ही होता है, वो हमारे कैटेगरी में आ जाता है अनहैप्पी एंड अनप्रॉफिटेबल कस्टमर। मतलब कि ना तो वो कस्टमर खुश है, ना ही हमें कोई उसका फ़ायदा है। तो let these people be go away. To serve customer efficiently, companies often work to reduce the dash and achieve economies of scale through centralized production in large factories. Select correct option. आपको क्या कह रहा है कि आप अगर कस्टमर को एफिशिएंटली सर्व करना चाहते हैं तो कंपनीज क्या चीज़ को रिड्यूस कर देती हैं अपने सेंट्रलाइज प्रोडक्शन चीज़ों में, अचीवमेंट में क्या चीज़ को वो रिड्यूस कर देती हैं? वो यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस कर देती हैं कि मतलब कि जो प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बजाय हर प्रोडक्ट को डिफरेंट फैक्ट्रीज से बनवा के लेके आने के बजाय वो एक ही लार्ज प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाते हैं सेंट्रलाइज्ड, वहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड हर एक चीज़ को तैयार करते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं कस्टमर को। हाउ लीडिंग इंस्टीट्यूशन कैन इम्प्रूव देयर चेंज चांसेस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, कि आपके पास जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कैसे अपने चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं कि चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसिस हों वो उनकी ग्रोथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन रहे, ना तो वो बहुत ही हाई प्रॉफिट में हो ना ही बहुत ही लॉस में हो। तो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएटली इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट, रिवार्ड द राइट टैलेंट बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन केयरफुल प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर द राइट। In a dash, employees' performance is measured by the number of product they sell. हमारे पास वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जितने के वो प्रोडक्ट सेल आउट करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हमारे बैंक के सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रोडक्ट पुश अप्रोच, मतलब कि आप प्रोडक्ट को पुश करते हैं, कस्टमर्स को अपने जो है लेकर आते हैं इस तरफ कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल आउट, आपके प्रोडक्ट को लें, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, परचेज़ करें। As per the SBP guidelines, what is definition of financial risk in a banking organization? SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हमारे फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन क्या है एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए? द पॉसिबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ एन एक्शन और इवेंट कुड ब्रिंग अप एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं उसका बहुत ही खौफनाक रिज़ल्ट आपके पास आएगा। जैसे कि अक्सर ही लड़कियों जो है जैसे अक्सर ही लड़कियों का आ जाता है आफ्टर फेशियल जो रिज़ल्ट आता है वो उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स होता है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर डिज़ाइन टू मेजर एंड ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी सक्सेस फैक्टर्स फॉर अ बैंक। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हमारे होते हैं वो हम डिज़ाइन कर देते हैं ट्रैक टू मेजर एंड ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सक्सेस फैक्टर, मतलब कि इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे वो कौन से बेसिक प्राइमरी जो फैक्टर हैं सक्सेस फैक्टर को हमारे लिए डिज़ाइन करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वो है प्रॉफिटेबिलिटी, क्रेडिट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से हम ये तमाम के तमाम पोर्शंस में, तमाम के तमाम सेक्टर्स में एक क्वालिटी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। Which of the following principle of bank ensure that the procedure laid down for bank staff reflect the commitment? Accountability. जब तक आप अपने जो स्टाफ है उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 100% जो है रिज़ल्ट मिलेगा। जब उनको पता होगा कि हम लोग अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के लिए, हमें जवाबदेह होना है आगे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली वो अपना 100% प्रोवाइड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मे नॉट इंक्लूड इन कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। अब हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में, कॉन्टीजेंसी मतलब रवायती प्लानिंग में हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं आती है? वो हमारे फाइनेंशियल प्लान होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान कभी भी रवायती तरीके से नहीं बन सकते हैं, इसमें ऑन द स्पॉट चेंजेस चाहिए होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। अब हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन ये हमें बताता है कि हमने डिसाइड करता है कि हमने क्या करना है, ना कि ये कि हमने कैसे करना है। वो हमें इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमने क्या करना है। A large part of the dash success is based on advisor effort to be close to their client.
कि एडवाइज़र एफर्ट पे कौन सा पार्ट जो है लार्ज पार्ट ऑफ सक्सेस बेस कर रहा है एडवाइज़र एफर्ट पे, वो है रिलेशनशिप अप्रोच। हमारी रिलेशनशिप अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा हमारे एडवाइज़र पे, क्लाइंट के एडवाइज़र के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे नॉट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एपेटाइट। इसमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क एपेटाइट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को फ्लक्चुएट ना करता हो। पीपल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस सिस्टम एंड पॉलिसीज़, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं आप कह सकते हैं मेन फैक्टर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क के से रिलेटेड। Which of the following customer interface refers to the way the firm goes to the market, how it actually reaches the customer? Which of the following customer interface refers to the way the firm goes to the market? यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि कस्टमर इंटरफेस करता है, हाउ इट एक्चुअली रीचेज द कस्टमर, बताता है कि कस्टमर के पास जो हमने प्रोडक्ट पहुंचाया है वाकई कस्टमर उससे क्या हासिल हुआ है, कस्टमर को उसको हमारा फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट। जितना कस्टमर की सेटिस्फैक्ट्री फुलफिलमेंट होगी उतना ही कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा। तो यही एक चीज़ है, जब भी कस्टमर आपके पास आता है, अगर वो कस्टमर आपका पास बार बार आता है, आपकी सर्विसेज से खुश होता है, देन इट मीन्स कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल्ड हो रही हैं और मतलब कि आप पीक पे जा रहे हैं। People who have little discretionary spending power, they are generally able to support their basic need and will require intervention only to improve the level and consistency of their existing income belongs to which income segment। मतलब कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तमाम के तमाम चीज़ों को अपनी अर्निंग से सिर्फ अपने एक्सपेंसेस ही पूरे कर रहे होते हैं, नथिंग दे हैव टू सेव, दे आर कॉल्ड मिडिल क्लास पीपल या मिडिल लेवल कस्टमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को अंडरस्टैंड किया होगा इन तमाम चीज़ों को। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ भी वटएवर, आप मुझे रिमार्क्स खुल के दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।